सोचिए, जब कोई बहुत बड़ा ब्रांड किसी विवाद या क्राइसिस में फंस जाता है तो उसे बाहर कौन निकालता है। आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में हम वैल्यू 360 कम्युनिकेशंस के एसएमई आईपीओ का पूरा पर्दाफाश करने वाले हैं। क्या ये परसेप्शन मैनेजमेंट कंपनी वाकई एक हिडन जेम है या फिर इसके इर्द गिर्द सिर्फ एक शानदार मार्केटिंग हाइप बनाई गई है। चलिए सीधा डेटा में गोता लगाते हैं और इस कंपनी की पूरी सच्चाई डिकोड करते हैं। आज हम 5 अहम पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले इनका बिजनेस मॉडल यानी द इमेज बिल्डर्स, फिर इनकी असली ताकत और छुपे हुए जोखिम, इसके बाद कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ, वैल्यूएशन और अंत में द फाइनल वर्डिक्ट। तो बिना समय बर्बाद किए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से कि आखिर ये इमेज बिल्डर्स करते क्या हैं। यहाँ एक चीज बिल्कुल साफ कर लें, वैल्यू 360 कोई आम एडवर्टाइजिंग एजेंसी बिल्कुल नहीं है। 2009 में शुरू हुई ये कंपनी दरअसल एक इंटीग्रेटेड मार्केटिंग और पीआर सॉल्यूशंस फर्म है। मतलब इनका काम टीवी पर विज्ञापन चलाना नहीं है, बल्कि ये ब्रांड की छवि या परसेप्शन को कंट्रोल करते हैं। क्राइसिस के वक्त डैमेज कंट्रोल करना और ब्रांड की इज्जत बचाना, यही इनका कोर बिजनेस है ना दिलचस्प। अब जरा इस ब्रेकडाउन पे नजर डालते हैं। ये चार्ट बहुत ही साफ तौर पे बता रहा है कि इनका पैसा आखिर आता कहां से है। ध्यान दें, रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा लगभग 86.5% पूरी तरह से पीआर सेवाओं और क्राइसिस कम्युनिकेशन से आ रहा है। डिजिटल एड्स और कंटेंट का हिस्सा तो मुश्किल से 13.5% है। तो साफ है, इनकी नैया पूरी तरह से रेपुटेशन मैनेजमेंट के भरोसे ही चल रही है। इस मॉडल की गहराई में जाएं तो देखते हैं कि कमाई के दो मुख्य रास्ते हैं, एक तो फिक्स्ड मंथली रिटेनर और दूसरा प्रोजेक्ट बेस्ड इनकम। ये रिटेनर मॉडल ही इसे काफी स्टेबिलिटी देता है। टीम में 180 से ज्यादा प्रोफेशनल्स हैं और क्लाइंट्स की लिस्ट में एबी इनबेव, कैश करो और एक्सपीरियन जैसे दिग्गज नाम शामिल हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है, इनके रेवेन्यू का 86% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ टॉप 5 राज्यों हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली और यूपी से ही आ जाता है। मॉडल स्केलेबल जरूर है, लेकिन ये भारी जियोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन एक सोचने वाली बात है। चलिए अब दूसरे पहलू की तरफ मुड़ते हैं, इस बिजनेस की असली ताकत और इसमें छुपे हुए खतरे। अगर फायदों की बात करें तो ये एक प्योर एसेट लाइट मॉडल है। मतलब कोई भारी मशीनरी या फैक्ट्री नहीं चाहिए, तो इसे बड़ी तेजी से स्केल किया जा सकता है। साथ ही रिटेनर मॉडल की वजह से लगातार पैसा आता रहता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, ये इंडस्ट्री गले काट प्रतियोगिता वाली है और इनके पास कोई टेंजिबल एसेट या भौतिक संपत्ति के नाम पर कुछ खास नहीं है। पूरा का पूरा बिजनेस सिर्फ भरोसे पर टिका है। एक छोटी सी गलती, बस एक गलती, और क्लाइंट के साथ साथ खुद इस कंपनी की इमेज भी ताश के पत्तों की तरह बिखर सकती है। अब आते हैं हमारे तीसरे और सबसे अहम हिस्से पर, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और आईपीओ की डिटेल्स। आईपीओ के बेसिक लॉजिस्टिक्स पर एक नजर डाल लेते हैं। ये 4 मई से 6 मई तक खुलेगा और लिस्टिंग 11 मई को होने की उम्मीद है। प्राइस बैंड 95 से 98 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। कुल मिलाकर ये 42 करोड़ रुपए का छोटा सा इशू है, जिसमें 35 करोड़ फ्रेश इशू और 7 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। क्योंकि ये एक एसएमई आईपीओ है तो कम से कम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, यानी निवेश कम से कम 2,35,200 रुपए का रहेगा। लेकिन जो नंबर सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है वो है ये 3 गुना की ग्रोथ। जी हाँ, कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व्स में लगभग 3 गुना का शानदार उछाल दिखा गया है। ये साफ बताता है कि कंपनी सिर्फ दिखावे के लिए बड़ी नहीं हो रही है, बल्कि मुनाफे को भी काफी शानदार तरीके से बढ़ा रही है। किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल है। पर रुकिए, यहाँ एक रेड फ्लैग भी है। कंपनी की उधारी यानी बोरोइंग्स में भी काफी तेजी से इजाफा हुआ है। एक तरफ तो हम कह सकते हैं कि भाई कंपनी अपने एग्रेसिव एक्सपेंशन के लिए इस कर्ज का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ एक सर्विस बेस्ड कंपनी पर बढ़ता हुआ कर्ज एक ऐसा रिस्क फैक्टर है जिसे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो सवाल उठता है कि आईपीओ से आने वाला ये पैसा आखिर जाएगा कहां? कंपनी ने बताया है कि 12.71 करोड़ रुपए तो सीधे डेली ऑपरेशंस और वर्किंग कैपिटल में जाएंगे। 7 करोड़ रुपए क्लीन कनेक्ट नाम के एक इन्फ्लुएंसर प्लेटफॉर्म में लगाए जाएंगे। लगभग 4.5 करोड़ रुपए टेक और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हैं और बाकी 4.5 करोड़ रुपए से उस बढ़ती हुई उधारी को चुकाया जाएगा जिसकी हमने अभी बात की। देखा जाए तो ये डिप्लॉयमेंट रणनीति काफी हद तक बैलेंस लग रही है। चलिए अब चौथे और सबसे क्रिटिकल हिस्से पर आते हैं, वैल्यूएशन और पीयर कंपैरिजन। क्या कंपनी की कीमत सही लगाई गई है? जरा इन मैट्रिक्स को डिकोड करते हैं। इक्विटी पर रिटर्न यानी आरओई 21% से ज्यादा है और आरओसीई 31% के पार है, जो कि सच में बेहतरीन प्रॉफिटेबिलिटी दिखाता है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.47 है, मतलब उधारी कंट्रोल में है। पी रेशियो 20 के आसपास है, जिसे एक रीजनेबल जोन माना जा सकता है। लेकिन असली पेंच फंसता है प्राइस टू बुक रेशियो पर, जो कि 4.17 पर है। सीधे शब्दों में कहें तो ये आईपीओ अपनी बुक वैल्यू के मुकाबले एक प्रीमियम यानी थोड़ी महंगी वैल्यूएशन पर बाजार में आ रहा है। अब जरा इस टेबल को देखिए, तस्वीर और साफ हो जाएगी। जब हम वैल्यू 360 की तुलना ईसन इवेंट मीडिया और ई फैक्टर एक्सपीरियंशियल से करते हैं तो साफ दिखता है कि ई फैक्टर की वैल्यूएशन सबसे सस्ती है और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी 28% के साथ सबसे शानदार है। इसके उलट वैल्यू 360 का अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस सबसे कम सिर्फ 5.41 है। अगर एकदम निष्पक्ष होकर देखें तो इस पेयर कंपैरिजन में ई फैक्टर कहीं ज्यादा मजबूत खिलाड़ी नजर आ रहा है। द फाइनल वर्डिक्ट पर पहुंचने से ठीक पहले एक छोटी सी गुजारिश है, अगर इस तरह के निष्पक्ष, नो नॉनसेंस और डेटा आधारित फाइनेंशियल विश्लेषण पसंद आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। सच मानिए, ऐसा करने से हमें ऐसे ही और भी डीप डाइव विश्लेषण लाने की बहुत प्रेरणा मिलती है। और अब जिसका सबको इंतजार रहता है, द फाइनल वर्डिक्ट। सबसे पहले तो ग्रे मार्केट प्रीमियम का हाल जान लेते हैं। फिलहाल ग्रे मार्केट में इस आईपीओ की डिमांड बिल्कुल ठंडी पड़ी है, जीएमपी एकदम 0 पर है। हालांकि ये याद रखना बहुत जरूरी है कि जीएमपी कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये रातों रात बदल भी सकता है। इसलिए सिर्फ जीएमपी देखकर कभी भी कोई निवेश का फैसला नहीं लेना चाहिए। तो चलिए इन 5 मापदंडों पर सब कुछ समेटते हैं। पहला वैल्यूएशंस, जो कि फिलहाल प्रीमियम साइड पर हैं। दूसरा फाइनेंशियल्स, जो मजबूत तो हैं लेकिन उधारी के साथ। तीसरा पीयर कंपैरिजन, जहां ये अपने प्रतिद्वंद्वियों से थोड़ा महंगा लग रहा है। चौथा ग्रे मार्केट प्रीमियम, जहां भी कोई डिमांड नहीं है। और पांचवा मार्केट सेंटिमेंट। ग्लोबल मार्केट में अभी काफी उठापटक चल रही है और एफआईआई का इंटरेस्ट भी कम है। ऐसे मुश्किल माहौल में एक प्रीमियम वैल्यूएशन वाले एसएमई आईपीओ को हिट होने के लिए सच में एक बहुत ही सॉलिड बैकअप की जरूरत होती है।
और हाँ, ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि एसएमई आईपीओ मेन बोर्ड आईपीओ के मुकाबले कहीं ज्यादा रिस्की होते हैं। इनमें कभी कभी लिक्विडिटी यानी शेयर्स बेचने की समस्या भी आ सकती है। इसलिए अपनी रिस्क लेने की क्षमता को समझना और किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इस पूरे डेटा और फैक्ट्स को खंगालने के बाद अंतिम फैसला क्या होना चाहिए? क्या वैल्यू 360 का ये बिजनेस मॉडल इसकी प्रीमियम वैल्यूएशन को जस्टिफाई करता है, या फिर अभी के इस अस्थिर बाजार में इससे दूर बैठना ही समझदारी है? इस आईपीओ में अप्लाई किया जाए या अवॉइड? नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर शेयर करें। इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द ही मिलते हैं एक और बेहतरीन डेटा ड्रिवन एनालिसिस के साथ।